So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, I'm there with you with the last unit of TOC. हमारा यूनिट 3, 4, 5 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, चैनल पर अपलोडेड है एंड आपका काफी सारा प्यार भी उसमें मुझे मिल रहा है. तो प्लीज गो एंड जस्ट प्रिपेयर योर हैंडसम सिलेबस ऑफ TOC फ्रॉम दोज वीडियोस. नॉट ओनली TOC, आपके थर्ड ईयर के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर. तो इट्स अ गुड न्यूज कि आप जो है ओनली लेफ्ट विद CNS एंड आई जस्ट कवर इट विद इन डेज एंड या आपका पूरा सिलेबस जो है वो अपलोड हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी दैट सारा कंटेंट आपके साथ रेडी है. नाउ यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियोस एंड गेट रेडी फॉर योर एग्जाम. नाउ योर TOC का यूनिट 6 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जिसमें काफी सारी थ्योरी है हमारे पास. कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान दे के मतलब उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है. द थिंग इज दैट ओनली एंड ओनली थ्योरी. ओके, तो प्लीज ये याद रखना, जब आप TOC का पेपर लिखने जा रहे होगे तो आपको बस ये माइंड में रखना है यूनिट 3, 4 और 5 इसमें आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको सॉल्व करनी होंगी, डायग्राम्स बनाने होंगे. बट फॉर यूनिट 6 योर थ्योरी इज देयर, तो नो डायग्राम्स एंड ऑल आर एक्सपेक्टेड. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 6 एंड या द यूनिट्स नेम इज कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप रिसर्च बेसिस पे इंटरेस्टेड हो या फिर आप हायर स्टडीज में जाने वाले हो तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे जितना हमारे सिलेबस में है एंड यस हमारी चीजें काफी क्लियर हो रही होंगी. मैंने नोट्स को डिवाइड कर रखा है 3 चैप्टर्स के अंदर. चैप्टर 1 हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं विच इज कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी. क्लियर? तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड. कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस दैट स्टडीज what problems can be solved by an algorithm and what problems cannot be solved by an algorithm. ठीक है, तो ये कैसी थ्योरी है जो कि अगेन आपकी किस ब्रांच में आती है? थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अंदर आती है. और ये सिर्फ ये देखती है कि एक्चुअली आपके कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं एंड क्या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन सी प्रॉब्लम्स किसी एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकती है और कौन सी प्रॉब्लम्स एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं हो सकती. तो अभी हमने काफी बार ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ा इन यूनिट 5. सो द मॉडल यूज्ड टू डिफाइन कंप्यूटेशन इज द ट्यूरिंग मशीन. ये बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो पाती है मतलब कि वो किसी भी कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकती है ना? यही तो जेन्युइन अप्रोच है. सो या अ प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड कंप्यूटेबल इफ अ ट्यूरिंग मशीन कैन सॉल्व इट फॉर ऑल इनपुट्स, है ना? तो अगर हम उसकी ट्यूरिंग मशीन बना पा रहे हैं या फिर उसकी ट्यूरिंग मशीन बनाना पॉसिबल है, इसका मतलब वो कंप्यूटर पर भी करना पॉसिबल है. यही बेसिक जो है एल्गोरिथम है या फिर आप ऐसा समझ लो थ्योरी है जो समझी जाती है कि एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं है. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमारी प्रॉब्लम डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स. ठीक है, ये याद रखना, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने PYQ लिख रखा है. PYQ के लिए मैंने 2024, 23 और 22 के पेपर्स को रेफर किया है. तो इस PDF के अंदर आपको सारे PYQs का सोल्यूशन भी मिल जाएगा ताकि आप इजीली क्वेश्चन देखकर और फिर प्रिपेयर कर पाओ. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आया है PYQ में वो है सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल का क्वेश्चन, है ना? तो इसमें आपको कैसे लिखना होता है? सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि हाँ ये प्रॉब्लम के ही क्लासिफिकेशन है. इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एवरी कंप्यूटेशनल टास्क मतलब की प्रॉब्लम ओके क्लासिफाई होती है सॉल्वेबल में और अनसॉल्वेबल में. वैसे ही सॉल्वेबल को कंप्यूटेबल और नॉन कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर एन एल्गोरिथम और ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स. मतलब कि क्या ये प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है जो इस प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल इनपुट्स का करेक्ट आउटपुट हमें दे रही हो. तो इस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि ये सॉल्वेबल है या अनसॉल्वेबल है. क्लियर? अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन हेल्प्स आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ कंप्यूटेशन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल किस बेसिस पर क्लैरिफाई किया जाता है कि अगर ये मशीन या फिर कोई एल्गोरिथम है या ट्यूरिंग मशीन है जो एग्जिस्ट करती है इस प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल इनपुट्स पे करेक्ट आउटपुट देने के लिए, तो हम बोलेंगे ये सॉल्वेबल है, अदरवाइज इट्स अनसॉल्वेबल. फाइन, तो अब सॉल्वेबल को जरा डिटेल में समझते हैं. तो अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉल्वेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम या फिर अ ट्यूरिंग मशीन दैट प्रोड्यूसेस करेक्ट आंसर. क्लियर है? या फॉर एवरी वैलिड इनपुट एंड ऑलवेज होल्ड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ये नहीं है कि वो इनफाइनाइट साइकिल में चलती रहे. वो ट्यूरिंग मशीन हमारी जो है हॉल्ट होनी चाहिए. हॉल्ट मतलब कि स्टॉप होनी चाहिए. तो ये है क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम के अंदर होनी चाहिए. हमें करेक्ट आंसर मिलना चाहिए हर एक वैलिड इनपुट के लिए और हमारी मशीन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हॉल्ट करनी चाहिए.
सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज डिसाइडेबल और कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको ये पहले ही बता दूं, आपके पास इस पर्टिकुलर चैप्टर में सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है। तो आपको जो है बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों क्या सेम है या फिर इनका क्या मतलब है। ये याद रखो, आपकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के दो टाइप्स हैं, सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल या फिर नॉन सॉल्वेबल, ठीक है। तो ये है आपके अनसॉल्वेबल या नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। अब ये जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है ना, इसके डिवाइड और आगे क्लासिफिकेशंस आपके हैं डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। आई होप यू अंडरस्टूड। फाइन। तो ये नॉन सॉल्वेबल या अनसॉल्वेबल के पार्ट्स नहीं है, ये सॉल्व्ड के अंदर डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल है प्रॉब्लम्स। तो अब आपको इसमें आगे जाके कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई हैव क्लैरिफाइड विद इन जस्ट इन स्टार्ट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को ही हम डिसाइडेबल और कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे देखो, ये मैंने इस हिसाब से मतलब लिखा हुआ है जिस हिसाब से यू नीड टू आंसर इन योर एग्जाम्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्लैरिफाई कि अनसॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल कैसे हैं, क्या है प्रॉब्लम, क्या है आपकी क्लासिफिकेशंस, और फिर किस बेसिस पे इनको जो है क्लैरिफाई किया जाता है। एंड देन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को आपको लेना है एज अ बिग टॉपिक एंड फिर उसको डिफाइन करना है, वो कब होता है वो लिखना है। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम। सबसे पहले एल्गोरिदम एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर एल्गोरिदम होगी तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होगे, है ना। तो हमेशा उस प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करनी चाहिए। गारंटीड टर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब अगेन आपकी जो एल्गोरिदम है वो हमेशा हॉल्ट करनी चाहिए फॉर ऑल इनपुट, यानी स्टॉप होनी चाहिए, इट मस्ट नॉट गो इनफाइनाइट। डेफिनेट आउटपुट आपके पास होना चाहिए, हमेशा आपका यस और नो आउटपुट क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए। कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जो प्रॉब्लम्स है वो आपके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोड होके आपकी मतलब सॉल्व होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के, चेकिंग इफ अ नंबर इज इवन या सिंपल, तो इसकी एल्गोरिदम ये सिंपल सी है, n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। चेकिंग इफ अ नंबर इज प्राइम क्या है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। डीएफए की मेंबरशिप चेक करना, यानी आप जब डीएफए हम बनाते थे तो हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कि क्या ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो हमेशा वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज अगेन अ एग्जांपल ऑफ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। मेंबरशिप प्रॉब्लम फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, है ना। तो CYK क्या है आपका, इट इज अ पार्सर दैट गारंटीज यस और नो in infinite time। क्लियर है। तो CYK एल्गोरिदम का यूज करके आप चेक कर पाते हो कि क्या ये सॉल्वेबल है या नहीं है। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं फॉर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। सिंपल उल्टा आपको यहाँ पर लिखना है, अनसॉल्वेबल यानी नॉन कंप्यूटेबल इफ देयर एग्जिस्ट नो एल्गोरिदम, ठीक है, सॉल्व्स द प्रॉब्लम फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट, प्रोड्यूसेस द करेक्ट यस और नो, ऑलवेज होल्ड्स, दैट इज नो ट्यूरिंग मशीन कैन सॉल्व इट कंप्लीटली, है ना। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे कोई भी ट्यूरिंग मशीन आपकी इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकती है। क्लियर है। देन इवन विद अनलिमिटेड टाइम एंड मेमोरी नो ट्यूरिंग मशीन कैन डिसाइड द प्रॉब्लम, है ना। Then characteristics of unsolvable problem, no algorithm exist, okay, Turing machine may enter an infinite loop, हो सकता है infinite loop में चला जाए, proven using diagonalization और reducibility techniques, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ टेक्निक्स है जिसके वजह से हम प्रूव कर पाते हैं, ये मैथमेटिकल टेक्निक्स है जो कि इम्पॉसिबिलिटी आपको शो करते हैं। Many arise in analyzing another algorithms, है ना, काफी unsolvable problems appear करती हैं when studying languages और grammars। Then some are recursively enumerable, semi decidable but not decidable। तो कुछ आपकी RE लैंग्वेजेस भी होती हैं जो हमने पढ़ रखी हैं, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। फाइन। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। एग्जांपल में आपके पास हॉल्टिंग प्रॉब्लम आ जाता है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम मतलब कि आपने इनपुट दिया और अब आप डिसाइड कर रहे हो वेदर द प्रोग्राम विल हॉल्ट और नॉट, है ना। तो वो हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो उस प्रॉब्लम के उस इनपुट पे डिपेंड करता है ना, उस मशीन पे डिपेंड करता है। तो ये अनडिसाइडेबल है यानी अनसॉल्वेबल है। पीसीपी दैट इज पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अंडरस्टैंड कि ये भी जो है आपकी अनसॉल्वेबल होती है फॉर जनरल केसेस। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रामर इज एम्बिगियस इज अनडिसाइडेबल, है ना।
एम्बिग्यूटी चेक करना, हम हमेशा नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी जो ग्रामर है वो एम्बिगियस है या नहीं है, तो अगेन इट इज अनडिसाइडेबल। इक्विवेलेंस प्रॉब्लम फॉर ट्यूरिंग मशीन, अगर दो ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है, तो वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, अगेन इट इज अनडिसाइडेबल। तो काफी चीजें जो कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कम इनटू योर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। ओके, ये डिफरेंस टेबल भी आप याद रख सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है फॉर डिफरेंस एज वेल। तो यहाँ पर एल्गोरिदम एग्जिस्ट करती है, यस, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हमेशा क्या ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी, यस, यहाँ पर नॉट गारंटेड। आउटपुट हमेशा करेक्ट होता है, नॉट डिफाइंड फॉर ऑल इनपुट्स, है ना। कुछ इनपुट्स के लिए आपका आउटपुट करेक्ट आ सकता है, इट्स नो लाइक कि आपको नहीं आएगा आउटपुट करेक्ट, फाइन। लेकिन हाँ, कुछ इनपुट्स के लिए वो हॉल्ट नहीं करती है, इसका मतलब वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम हो गई। एग्जाम्पल्स में यहाँ बात करें, प्राइम चेकिंग और डीएफए मेंबरशिप इसका एग्जाम्पल है, इसका हॉल्टिंग प्रॉब्लम और पीसीपी एग्जाम्पल है। ऑल्सो कॉल्ड एज डिसाइडेबल एंड दिस इज अनडिसाइडेबल। देन कंप्यूटेबिलिटी के लिए फुल्ली कंप्यूटेबल एंड नॉन कंप्यूटेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में ट्यूरिंग मशीन्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेदर दे कैन बी सॉल्व्ड बाय एन एल्गोरिदम, ठीक है। हमारा सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल ट्यूरिंग मशीन पर बेस्ड था, डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल आपका एल्गोरिदम पर बेस्ड है कि क्या आपके पास एल्गोरिदम है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इफ यस तो डिसाइडेबल, इफ नॉट देन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। दिस डिस्टिंक्शन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट कंप्यूटर्स कैन डू एंड व्हाट दे कैन नेवर डू, ठीक है। याद रखो, अगर उसकी एल्गोरिदम नहीं है तो मतलब वो कभी भी जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती है विदाउट एन एल्गोरिदम, क्लियर है। सो व्हेनेवर वी से डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, वी आर एक्चुअली टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ algorithms, or yeah, maybe you can also understand it with the help of Turing machine, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन जो है हमेशा डिसाइड करती है कि हाँ, ये प्रॉब्लम अगर ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो पा रही है तो डेफिनेटली इट कैन बी आल्सो सॉल्व विद अनदर योर कंप्यूटर्स और पीसीस, ठीक है। सो दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। लेट्स अंडरस्टैंड डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो डिसाइडेबल जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि a problem is decidable if there exists a Turing machine, ठीक है। यहाँ पर it accepts every input belonging to that language, rejects every input not belonging to that language and always holds on all input। ये याद रखो, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर सॉल्वेबल। सॉल्वेबल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि वो हमेशा करेक्ट आंसर प्रोड्यूस करेगा येस और नो फॉर्मेट में हर एक वैलिड इनपुट के लिए, और हमेशा हॉल्ट भी करेगा आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सॉरी, डिसाइडेबल में क्या है कि अगर एक्सेप्ट होगी स्ट्रिंग तो हमें दिखेगा कि येस, इनपुट जो है एक्सेप्ट हो रहा है बिलोंगिंग टू दैट लैंग्वेज, और हमेशा अगर ए बी सी ये एक्सेप्ट होना चाहिए तो एक्सेप्ट होगा, और ए सी बी अगर रिजेक्ट होना चाहिए तो ये रिजेक्ट भी होगा। तो दीज बोथ द पॉसिबिलिटीज आर यहाँ पर अंडरस्टूड इन डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। अदरवाइज अगर एक्सेप्ट कर रहा है भाई, सही वाले एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन ये रिजेक्ट नहीं कर रहा, तो भी ये गलत हो जाएगा। तो डिसाइडेबल के अंदर ये दोनों चीजें समझना जरूरी है, एंड हमेशा ये हॉल्ट करता है। सो डिसाइडेबल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकर्सिव लैंग्वेज, क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टूड कि इसको रिकर्सिव लैंग्वेज भी बोला जाता है, फाइन। रिकर्सिव किसको बोला जाता है कि जिसका हमें फाइनल यस और नो के अंदर आंसर मिल रहा हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, हमेशा एल्गोरिदम एग्जिस्ट करेगा, गारंटी टर्मिनेशन होगा, डेफिनेट यस नो आंसर आपको मिलेगा, कंप्यूटेशनली फिजिबल होता है, मतलब कि यू कैन राइट द सोल्यूशन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ डिसाइडेबल प्रॉब्लम देखो, काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं सॉल्वेबल के साथ। यू कैन जस्ट रिमेंबर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है, जैसे एग्जाम्पल्स कुछ अलग हो सकते हैं। इवन देखो यहाँ पर आपको सेम भी एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, तो जस्ट रिमेंबर कि डिसाइडेबल इज नथिंग बट सॉल्वेबल। ओके, यहाँ पर देख लो, मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, अगेन डीएफए है तो उसको जो एक्सेप्ट करना चाहिए लैंग्वेज को वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो वो है डिसाइडेबल, और एक्सेप्ट करने के बाद हॉल्ट भी करेगा। मेंबरशिप प्रॉब्लम फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देखो सारे एग्जांपल एज सिमिलर एज योर सॉल्वेबल एल्गोरिदम के सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की तरह है, फाइन। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इवन ऑड चेक करना, प्राइम चेक करना, दीज आर ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल आरई लैंग्वेजेस इनसाइड डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, मतलब डिसाइडेबल क्या है, सबसेट है आपके रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस का, क्लियर है। ये कुछ पॉइंट्स आप यू कैन रिमेंबर। इंपॉर्टेंस क्या है, कैन ऑलवेज बी सॉल्व्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फॉर्म्स द बेसिस फॉर रिलायबल सॉफ्टवेयर डिजाइन, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसका बेसिस भी यहाँ पर आपका सेट होता है। देन रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स फॉर विच एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, क्लियर, फाइन।
अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स को समझो। अनडिसाइडेबल कब होती हैं? जब कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करती। हर इनपुट के लिए आपका यस और नो आंसर्स यू विल गेट कि एल्गोरिदम एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, एंड होल्ड्स ऑन ऑल इनपुट्स। ठीक है, द ट्यूरिंग मशीन मे लूप फॉरएवर ऑन सम इनपुट्स। अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस आर नॉट रिकर्सिव। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कोई एल्गोरिदम नहीं है। ट्यूरिंग मशीन मे नॉट हॉल्ट फॉर सम इनपुट्स, यूजुअली प्रूव्ड बाय अगेन द सेम मैथमेटिकल टेक्निक्स। Many undecidable problems are recursively enumerable but not decidable. ठीक है, represent the theoretical limits of the computation. एग्जाम्पल की बात करें, वही halting प्रॉब्लम है आपकी, पीसीपी पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंस प्रॉब्लम है। सेम एग्जांपल है सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल जैसे। टाइप्स देख लो, अनडिसाइडेबल के भी टाइप्स आ जाते हैं, आरई बट नॉट अनडिसाइडेबल एंड नॉट आरई। तो देख लो इसके अंदर क्या सिस्टम है, आरई यानी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है बट अनडिसाइडेबल है, तो टीएम एक्सेप्ट वैलिड स्ट्रिंग्स बट मे नॉट हॉल्ट ऑन इनवैलिड वंस। ठीक है, मतलब जो एक्सेप्ट करना है वो तो वो एक्सेप्ट करेगा, पर जिनको रिजेक्ट करना है वो हमेशा वो उनको रिजेक्ट करेगा, ये जो है कंफर्म नहीं होता है। या फिर मे नॉट हॉल्ट ऑन इनवैलिड वंस, वो इनके लिए इनफाइनाइट चल सकता है। तो दिस आर आरई बट अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, जैसे कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम। और नॉट आरई यानी कि नॉट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, तो यहाँ पर टीएम कैन नॉट इवन एक्सेप्ट ऑल द वैलिड स्ट्रिंग। यहाँ पर ये एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर पा रहा था, प्रॉब्लम बस रिजेक्ट वाले के लिए थी, लेकिन यहाँ पर इट कांट इवन एक्सेप्ट ऑल द वैलिड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सर्टेन डायगोनल लैंग्वेजेस इसका एग्जांपल आ जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स भी आप याद रख सकते हो। डिफरेंस देख लो, अल्गोरिदम एग्जिस्ट, यस, अनडिसाइडेबल में नो। टीएम हॉल्ट्स ऑन ऑल इनपुट्स, यस नो। आउटपुट के अंदर ऑलवेज करेक्ट, नॉट डिफाइंड फॉर ऑल इनपुट्स। क्लासिफिकेशन में रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव। सबसेट किसका है? ये आरई लैंग्वेजेस का, और ये सुपर सेट ऑफ डिसाइडेबल, नो गारंटी। एग्जांपल्स की बात करें, डीएफए मेंबरशिप एंड या हॉल्टिंग प्रॉब्लम, अगेन द सेम। I hope now you are prepared with solvable and unsolvable and your decidable and undecidable problems. I hope कि अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो इसका पीवाईक्यू देख लो क्या पूछा जाता है, जस्टिफाई दैट हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। हमें जस्टिफाई करना है कि हाँ चलो आपने बोल दिया एग्जांपल है ये अनडिसाइडेबल का चलेगा, लेकिन हाउ कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, ये आप कैसे बोल पा रहे हो, जस्टिफाई करो। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको समझना। सी, द हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। It was introduced by Alan Turing and is the first known example of an undecidable problem. तो सबसे पहला एग्जांपल ही आपका अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम का क्या है? हॉल्टिंग प्रॉब्लम है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम shows that there exist problems that no algorithm can solve regardless of time, memory or technology. ठीक है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम में क्या बोला जाता है कि कोई भी आपकी फ्यूचर में जाके टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी टाइम, कितनी भी मेमोरी आप उसको दे दो, ये और अल्गोरिदम कैन मतलब अगर उसके अल्गोरिदम नहीं है या फिर कोई अल्गोरिदम ऐसी नहीं है जो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है। ठीक है, सो दिस इज योर हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो फॉर्मल डेफिनेशन देख लो आपके हॉल्टिंग प्रॉब्लम का। यहाँ पर आपको ट्यूरिंग मशीन गिवन है m, इनपुट स्ट्रिंग है w, विल m halt on input w और run forever। तो क्या ये ट्यूरिंग मशीन इस स्ट्रिंग पर हॉल्ट करेगी या फिर forever रन करेगी? तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, देखो यू डिफाइन अ लैंग्वेज लाइक दिस h, यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर आप m लिखोगे जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है और आपकी जो स्ट्रिंग है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिख रहे हो m halts on input w। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका m और w दोनों भी बिलोंग कर रहे होंगे इस h को, तो मतलब m हॉल्ट करेगा, और इफ दे आर नॉट बिलोंगिंग तो m डज नॉट हॉल्ट, मतलब कि लूप करेगा फॉर एवर। सो वी वांट टू नो इफ h इज डिसाइडेबल और नॉट। ठीक है, तो अगर आपका h डिसाइडेबल होगा या नहीं होगा तो आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ गोल की बात करें, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर? यस, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो, नो ट्यूरिंग मशीन कैन डिसाइड द हॉल्टिंग प्रॉब्लम दैट इज h इज अनडिसाइडेबल, ये हमारा गोल है। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम कॉन्ट्राडिक्शन के तरीके से प्रूफ करेंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, सी, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हमें ये 3 स्टेप्स दिखाने होंगे। हम पहले कंसीडर करेंगे कि क्या है हॉल्टिंग प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। ठीक है, फिर हम उसको जो है कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से हम प्रूव कर देंगे कि ये अनडिसाइडेबल है। तो चलो, सबसे पहला आपका स्टेप 1 है, अज्यूम करो अ डिसाइडर एग्जिस्ट।
ठीक है, आपका डिसाइडर एग्जिस्ट करता है। एज्यूम करो ट्यूरिंग मशीन एच एग्जिस्ट सच दैट कि आपका जो एम और डब्ल्यू यानी कि मशीन स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, यस, तो मतलब एम हॉल्ट करेगी, और नो मतलब कि आपके हॉल्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि क्या होगा यहाँ पर, एच ऑलवेज हॉल्ट। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 आप क्या करोगे, न्यू मशीन डी क्रिएट करोगे। अभी क्या थी आपके पास एम, अब आप डी क्रिएट करोगे मशीन, डिफाइन अ मशीन डी दैट बिहेव्स अपोजिट ऑफ एच, है ना, मतलब कि वो एच के अपोजिट वर्क करेगा। तो मतलब कि यहाँ पर क्या था, अगर यस है मतलब कि हॉल्ट करेगा, और नो है मतलब कि लूप करेगा, यानी कि हॉल्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम बोलेंगे यस है मतलब लूप करेगा, और नो है मतलब हॉल्ट करेगा। तो अगेन पूरा अपोजिट ऑफ एच हम इसको दिखाएंगे। अब हम रन करेंगे डी को ऑन इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर तो हमने क्या किया था, डी को एम पे रन किया था ना, अब यहाँ पर हम डी को डी पे रन करेंगे। इसका मतलब अगर डी ऑफ डी यस आया, इसका मतलब क्या है, डी शुड लूप, राइट, डी शुड लूप, क्योंकि वो डी है, वो अपोजिट ऑफ एच है, राइट। बट एच क्या प्रेडिक्ट करता है, हॉल्टिंग प्रेडिक्ट करता है, यानी कि उसके हिसाब से तो लूप है, मतलब कि नो आना चाहिए। इसका मतलब भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सिमिलर पैटर्न में ये नो दे रहा है, सो डी शुड हॉल्ट, है ना। तो बट एच क्या करता है, एच अगर नो है मतलब कि लूप प्रेडिक्ट करता है, तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ऐसे ही आपको दिखाना है कि ये दोनों भी केसेस इम्पॉसिबल है, इसीलिए एच कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बस आपको ये 3 स्टेप्स याद रख लेने हैं, इफ दे मेक लॉजिक टू यू और डजंट मेक लॉजिक टू यू, बट आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये 3 स्टेप्स आप याद रख लोगे, आपकी हॉल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, ये प्रूव हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले आपको एक एच डिफाइन करनी है ट्यूरिंग मशीन, जो कि नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन की तरह होगी। अगर उसने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा तो यस बोलेगी, नहीं करा तो नो बोलेगी, और यस करा मतलब कि वो मशीन उस स्ट्रिंग के इनपुट पर हॉल्ट करेगी, और नो बोला मतलब कि वो स्ट्रिंग के इनपुट पे हॉल्ट नहीं करेगी। सिमिलर पैटर्न में हम एक न्यू मशीन बनाएंगे जो कि अपोजिट बिहेव करेगी एज ऑफ एच, है ना। यहाँ पर अगर यस आया मतलब कि वो लूप करेगी, और यहाँ पर अगर नो आया मतलब कि वो हॉल्ट करेगी। सिमिलरली अब उस डी को हम डी पे ही रन करेंगे, डी ऑफ डी, तो डी ऑफ डी में यस करेंगे तो मतलब डी शुड लूप है इन दिस केस, क्योंकि वो डी है, एच नहीं है। बट इन द केस ऑफ एच वो तो क्या होना चाहिए, हॉल्ट होना चाहिए, तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एंड सिमिलर नो पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सो दीज आर इम्पॉसिबल एंड एच कैन नॉट एग्जिस्ट। तो कंक्लूजन ये है, सिंस assuming a decider H leads to a contradiction, halting problem is undecidable. No general algorithm can determine whether an arbitrary program halt or loop forever. So this completes the proof. ये याद रखो कि कोई भी प्रोग्राम आपका या कोई भी अल्गोरिदम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो हॉल्ट करेगा या लूप फॉरएवर करेगा। ठीक है, कभी भी ये डिसाइड नहीं हो सकता। तो ये इसका हमने प्रूफ यहाँ पे दे दिया है। सो व्हाई द हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, इट इज अगेन द फर्स्ट हिस्टोरिकली प्रूवन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। मेनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रिड्यूस द टू द हॉल्टिंग प्रॉब्लम, जैसे कि प्रोग्राम वेरिफिकेशन। द कोर आइडिया इज सेल्फ रेफरेंस एंड डायगोनलाइजेशन। सो इट प्रूव्स दैट देयर आर इनहेरेंट लिमिट्स टू व्हाट एल्गोरिथम्स कैन सॉल्व। बस क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि आप मतलब प्रूफ करो, जस्टिफाई करो हॉल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, एंड बस आपको इतना ही लिख देना है, एंड यू विल गेट योर फुल मार्क्स। फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चर्च ट्यूरिंग थीसिस। देखो सिलेबस में है, लेकिन काफी सारे आप देखो, टेक्निकल देख लो या बहुत सारी आप बुक्स देख लो, ये उसमें कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या स्टेट करता है, any function that can be computed by an effective step by step mechanical procedure can be computed by a Turing machine। ठीक है, चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या बताती है, हमें ये बताती है कि अगर कोई भी, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये समझो, जो ट्यूरिंग मशीन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फुल पावर रिप्रेजेंट करता है ना सारे पॉसिबल एल्गोरिथम्स की। हाँ, तो अगर एक ट्यूरिंग मशीन कुछ कंप्यूट कर पा रहा है, मतलब उसको सॉल्व कर पा रहा है, तो कोई भी कंप्यूटर या कोई भी फ्यूचर की मशीन उसको कंप्यूट कर पाएगी, यस। और अगर ट्यूरिंग मशीन उसको कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, देन नथिंग कैन कंप्यूट इट, नॉट नाउ और एज वेल एज इन फ्यूचर। ठीक है, कोई भी आपकी जो कंप्यूटर हो गया या फ्यूचर में कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है, बिकॉज उसको ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकती। फाइन, तो चर्च ट्यूरिंग मशीन थीसिस के अंदर क्या आता है कि वही सेम थिंग जो हम लोग स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं ट्यूरिंग मशीन के बारे में, थॉट द सेम थिंग कि any function that can be computed by an effective step by step mechanical procedure can be computed by a Turing machine। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। मीनिंग देख लो, इफेक्टिव मेथड का मतलब क्या है, इफेक्टिव मेथड का मतलब है अ प्रोसेस दैट अ ह्यूमन कैन फॉलो मैकेनिकली विद द पेन एंड पेपर टू कंप्यूट आंसर्स। सो द थीसिस क्लेम्स दैट such a problems are equivalent in power to a Turing machine।
If a function cannot be computed by a Turing machine, then no algorithm in the world can compute it. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. इफेक्टिव मेथड क्या है आपका? इफेक्टिव मेथड मतलब कि एक प्रोसेस जो ह्यूमन फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप पेन पेपर का यूज करके विदाउट क्रिएटिविटी, ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन आंसर इफ इट एग्जिस्ट, है ना. जो हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, है ना, अगर उसका सेम प्रोसीजर हम सेम फॉर्मूलाज जो रिक्वायर्ड है सब करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर आएगा. इफ वी डू फॉलो द एल्गोरिदम, इफ वी डू नॉट फॉलो द वैलिड एल्गोरिदम, विल नॉट गेट द आंसर, राइट. तो अगर वो सॉल्व हो पा रहा है विद द वैलिड एल्गोरिदम मींस इट कैन बी सॉल्व बाय एनी मशीन इन फ्यूचर और नाउ. बट अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई मशीन या अभी या फ्यूचर में उसको नहीं सॉल्व कर सकती. इन शॉर्ट इट मींस अ मैकेनिकल प्रोसीजर. ओके, इफेक्टिव मेथड. चार्ल्स ट्यूरिंग थीसिस क्या क्लेम कर रहा है कि कोई भी मतलब एनीथिंग मतलब सी अंडरस्टैंड दैट अ ह्यूमन कैन कंप्यूट मैकेनिकली, ट्यूरिंग मशीन भी उसको कंप्यूट कर पाएगा. सो टीएम यानी ट्यूरिंग मशीन इज इक्वल टू मॉडल ऑफ ऑल एल्गोरिथम, जैसे ऊपर लिखा था. इक्विवेलेंट मॉडल्स की बात करते हैं कंप्यूटेशन की. व्हाई डू वी बिलीव दिस थीसिस, है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. क्यों हम इसको ट्रस्ट करते हैं इस थीसिस को? बिकॉज many independent models of computation turned out to have equal power, such as Turing machine, lambda calculus, recursive function, post system, register machines. All these can compute exactly the same class of functions, so this strongly suggests the thesis is true. है ना, जो ये थीसिस है ये ट्रू है, ये हमें कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि काफी इंडिपेंडेंट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस हैं जिन्होंने डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, ऑल एंडेड अप हैविंग द सेम पावर. कैसी सेम पावर? जैसे ट्यूरिंग मशीन की है, आपके लैम्डा कैलकुलस की है, आपके रिकर्सिव फंक्शन की है. ये सारे आपके अलग अलग मशीन्स हैं, ठीक है. तो ये सारे मशीन्स या ये सारे मॉडल्स भी एग्जैक्टली वही सेम सेट ऑफ फंक्शंस की प्रेडिक्ट करते हैं या कंप्यूट करते हैं. तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं ना हमारी ट्यूरिंग मशीन के आइडिया को. सो इट कैप्चर ऑल इफेक्टिव एल्गोरिथम्स, हेंस इस थीसिस को ट्रू या फिर सच समझा जाता है. ओके, की पॉइंट्स क्या है इसके? इट इज नॉट अ थ्योरम, ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते. इट इज अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है. इट डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ कंप्यूटेशन, फाइन, एंड इट इज द फाउंडेशन. सो बेसिकली ये क्या है? बेसिस है फॉर डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस एंड कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी. समझ में आ गई बात? तो बेसिकली एंटायर सब्जेक्ट ऑफ टीओसी रेस्ट ऑन द चर्च ट्यूरिंग थीसिस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस. ठीक है, तो ये था आपका चर्च ट्यूरिंग थीसिस. अगर कहीं पे भी गलती से क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसको आराम से लिख पाओगे. फाइन, अब रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के बारे में समझते हैं जो कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन. डिफाइन आरई लैंग्वेजेस, ठीक है. तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विल बी इजीली सॉल्विंग इट. सो अभी तक हमने जो है काफी सारी ट्यूरिंग मशीन रिलेटेड बातें समझ ली. अब रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को भी हमने कहीं ना कहीं देखा था, लेकिन डिटेल में समझो ये क्या है. ये एक लैंग्वेज है which is called as recursively enumerable if there exists a Turing machine M such that if your string W क्या है आपकी, हमेशा याद रखो string belongs to language, then M accepts the string, ठीक है, वो एक एक्सेप्ट स्टेट पे जाके होल्ड करेगा. इफ string does not belong to language then M may either reject or run forever. यही भाई फंडा है जो पूरे के पूरे आपके यहाँ पर कंप्यूटेशनल थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर यूज होता है कि भाई एक ही चीज याद रख लो, ट्यूरिंग मशीन में अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है मतलब यहाँ पर भी एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी केस है कि अगर कोई भी लैंग्वेज है एंड वो आप बोल रहे हो कि ये ट्यूरिंग मशीन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी, तो उस लैंग्वेज में काफी सारी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो सकती हैं. तो उस लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग जो बिलोंग कर रही है, राइट, वो अगर है तो आपकी हमेशा ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी और होल्ड करेगी. अगर वो स्ट्रिंग ही उस लैंग्वेज की नहीं है तो आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो इधर उसको रिजेक्ट कर देगी या फिर फॉर एवर रन करेगी. ये आपको यहाँ पर याद रखना है. तो ऐसी लैंग्वेज होती है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज. सच लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल और सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस. तो यहाँ पे एन एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो, ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल और सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस इनको बोला जाता है. की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस इज गारंटीड फॉर स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज. जो लैंग्वेज, याद रखो कि ये लैंग्वेज इतनी बड़ी है, इसमें काफी सारी स्ट्रिंग्स आपकी हो सकती हैं, और अगर आप बोल रहे हो कि मेरी मशीन इस लैंग्वेज को जो है एक्सेप्ट करती है, तो इस लैंग्वेज के अंदर की कोई भी स्ट्रिंग हो एक्सेप्ट करनी ही चाहिए. तो एक्सेप्टेंस इज गारंटीड फॉर द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज. नॉन मेंबरशिप इज नॉट गारंटीड, मशीन में नॉट होल्ड. अगर वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट मतलब इस लैंग्वेज की है ही नहीं, वो उसकी मेंबर ही नहीं है, तो अगेन वो होल्ड करेगी मशीन,
क्या नहीं करेगी, राइट, इट मे नॉट हॉल्ट। सो एवरी डिसाइडेबल या रिकर्सिव लैंग्वेज जो है वो हमेशा आपकी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी होती है, ये आपको याद रखना है। देयर एग्जिस्ट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज दैट आर अनडिसाइडेबल, है ना, ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जो अनडिसाइडेबल है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन आरई लैंग्वेज में नॉट बी आरई। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो है हम कितना भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर ले हम लोग इनवर्स लगा के, ये मतलब कोई भी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन वो मतलब इट मे नॉट बी योर रिकर्सिवली न्यूमरेबल स्टिल। ओके, एग्जांपल्स की बात करें तो वही एग्जांपल याद रख लो, हॉल्टिंग प्रॉब्लम लैंग्वेज, पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम लैंग्वेज और वैलिड कंप्यूटेशंस ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। तो दिस लैंग्वेज इज आरई बट नॉट डिसाइडेबल। ये एक्सेप्ट करता है वैलिड पीसीपी सोल्यूशन, तो टीएम कैन चेक सोल्यूशंस बट मे लूप अदरवाइज, सो यहाँ पर भी अनडिसाइडेबल है। एंड वैलिड कंप्यूटेशंस ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन, तो ट्यूरिंग मशीन कैन सिमुलेट अनदर ट्यूरिंग मशीन स्टेप बाय स्टेप। ये भी आपका इसका एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। रिलेशन देख लो डिसाइडेबल लैंग्वेज के साथ। डिसाइडेबल लैंग्वेज क्या है, आपके रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस का सबसेट है, बस आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है, फाइन। रिड्यूसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो रिड्यूसिबिलिटी के लिए पीवाईक्यू आपका आया हुआ है पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिबिलिटी। रिड्यूसिबिलिटी इज अ टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी टू कंपेयर द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम्स, है ना, हमें दो प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी को कंपेयर करना है, तो इसीलिए ये टेक्निक का यहाँ पर यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, अगर प्रॉब्लम ए रिड्यूसिबल है टू प्रॉब्लम बी, कब बोला जाएगा कि एक प्रॉब्लम बी के रिड्यूसिबल है, तो ये तब बोला जाएगा इफ एन इंस्टेंस ऑफ ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इंस्टेंस ऑफ बी यूजिंग अ कंप्यूटेबल मेथड सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ बी गिव्स अ सॉल्यूशन टू ए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्या बोला गया यहाँ पर, आपकी ए प्रॉब्लम बी के जो है रिड्यूसिबल है, ये कब बोला जाएगा, जब हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इन एनी इंस्टेंस ऑफ ए। इंस्टेंस तो समझते हो ना, ऑब्जेक्ट समझ लो, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट, यानी कि ए का कोई इंस्टेंस है वो, इसका मतलब वो प्रॉब्लम ए का ही वैलिड सोल्यूशन हुआ। तो अगर कोई भी इंस्टेंस ऑफ ए आप कन्वर्ट कर पाते हो इनटू इंस्टेंस ऑफ बी, कोई भी कंप्यूटेबल मेथड का यूज करके, लेकिन ऐसे कन्वर्ट करना है कि बी का सोल्यूशन आपको ए का सोल्यूशन दे दे, तो हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम ए इज रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम बी। क्लियर है, सो प्रॉब्लम बी गिव्स द सोल्यूशन ऑफ ए, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बात, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इससे समझा जाता है कि अगर ए रिड्यूस टू बी है, इसका मतलब बी इज एटलीस्ट एज हार्ड एज ए। क्लियर है, तो रिड्यूसिबिलिटी हेल्प्स proves undecidability in computability and prove NP completeness in complexity। तो ये जो दो आपकी थ्योरी है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के अंदर, ये अनडिसाइडेबिलिटी को प्रूव करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है और पीसीपी जो है, ये दोनों के लिए, ये दोनों क्या बोले जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिबिलिटी, यानी जो एचपी है इट इज रिड्यूसिबल टू पीसीपी, क्योंकि दोनों भी क्या है, सिमिलर है। दे अगर पीसीपी है तो द सोल्यूशन ऑफ पीसीबी गिव्स द सोल्यूशन ऑफ एचपी। तो हम ये याद रख सकते हैं एग्जांपल जो कि अनडिसाइडेबिलिटी को प्रूव करता है, और एनपी कंप्लीटनेस जो कि कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के लिए प्रूव करता है। तो इसके लिए आप एग्जांपल याद रख सकते हो सैट, ठीक है, एसएटी इज रिड्यूसिबल टू 3 सेट। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज अभी इस एग्जांपल को आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फॉर एनपी कंप्लीटनेस। ओके, एनपी कंप्लीटनेस, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम ए इज सेड टू बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम बी। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल, बस याद रखो यहाँ पर रिड्यूसिबल की जगह पे हमने क्या कर दिया, पॉलिनोमियल टाइम ऐड कर दिया है। ओके, सो अ प्रॉब्लम ए इज सेड टू बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम बी। रिटर्न कैसे लिखते हैं, देखो ये याद रखो, ए लेस देन इक्वल वाला साइन लगाओ और इधर पी लिखो, ठीक है, दैट इज योर पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब ये क्या कब होता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ दैट कन्वर्ट्स एनी इनपुट एक्स ऑफ ए इनटू इनपुट एफ ऑफ एक्स ऑफ बी। समझ में आ रही है बात, क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका कोई एक फंक्शन एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि क्या करेगा, आपके ए का जो इनपुट है जो कि है एक्स इनपुट, ठीक है, ए का जो इनपुट है एक्स, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू इनपुट एफ ऑफ एक्स ऑफ बी। बस आपको इसको याद रखना है। देखो ये सारी थेरीज है, इनका कोई आप इतना प्रूफ नहीं बता सकते, आप सिर्फ इनको याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल के लिए क्या याद रखना है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ जो कि आपके ए के इनपुट एक्स के लिए एक मतलब कन्वर्ट कर देगा उसको इनटू इनपुट एफ ऑफ एक्स ऑफ बी। क्लियर, अब द फंक्शन एफ कैन बी कंप्यूटेड इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है,
उसको हम क्या कर सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल टाइम नहीं लेगा, वो आपका पॉलिनोमियल टाइम लेगा। क्लियर? x इज अ yes इंस्टेंस ऑफ a if and only if f of x is a yes इंस्टेंस ऑफ b। मतलब कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होने चाहिए। समझ में आ गई बात? यस। सो इफ वी कैन सॉल्व बी एफिशिएंटली देन वी कैन आल्सो सॉल्व ए एफिशिएंटली। अगर हम बी को सॉल्व कर पा रहे होंगे तो हम ए को भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन। देखो पीवाईक्यू है तो प्लीज थोड़ा ध्यान दे लेना। प्रॉब्लम ए इज सेड टू बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम बी। इसको ऐसे लिखा जाता है और ये कब होता है, ये तीन कंडीशन याद रख लो। सबसे पहला कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f जो कि इनपुट x ऑफ a को कन्वर्ट करेगा इनपुट f ऑफ x ऑफ b के अंदर। और ये जो फंक्शन है ना, ये कैसे कंप्यूट करता है, ये पॉलिनोमियल टाइम में कंप्यूट करता है। और अगर x आपका yes इंस्टेंस है a का तो हमेशा f ऑफ x आपका yes इंस्टेंस होगा b का। एट लास्ट अगर आप b को एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हो तो आप a को भी एफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे। दिस इज योर पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन। अब इसका पर्पस क्या है, तो देखो पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन इज मेनली यूज्ड टू प्रूव एनपी कंप्लीटनेस। ठीक है, एनपी कंप्लीटनेस को प्रूव करने के लिए, ये एनपी कंप्लीटनेस मतलब टू शो न्यू प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट। हम क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं अ नॉन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को इनटू इट। ओके, सी show that a new problem is at least as hard as a known np complete problem। क्लियर है? एक आपके पास ओल्ड प्रॉब्लम है एंड आपके पास एक न्यू प्रॉब्लम है, तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो विद द ओल्ड प्रॉब्लम कि ये ऐसी हार्ड है एज ऑफ माय ओल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्लासिफाई करोगे आप प्रॉब्लम्स को इनटू पी, एनपी, एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड। ठीक है, अभी इनके बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है इसलिए मैं यहाँ पर अभी फोकस नहीं कर रही हूँ इन पे, लेकिन प्लीज याद रखो ये एनपी कंप्लीटनेस को प्रूव करता है, शो करता है इफ अ प्रॉब्लम इज एटलीस्ट एज हार्ड एज अ नोन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ओके, क्लासिफाई प्रॉब्लम्स इनटू पी, एनपी, एनपी कंप्लीट एंड एनपी हार्ड। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लो जो कि कॉमन है इन एग्जाम्स, रिडक्शन फ्रॉम सेट टू 3 सेट। क्लियर है? अब इसमें गोल क्या है, कन्वर्ट एनी सेट इंस्टेंस इनटू एन इक्विवेलेंट 3 सेट फॉर्मूला इन पॉलिनोमियल टाइम। अभी सेट और अनसेट के बारे, 3 सेट के बारे में आगे पढ़ने ही वाले हैं, बट यहाँ पर ये प्रूफ आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों के बारे में, सेट और अनसेट के बीच में। तो इसका आइडिया क्या है, एनी क्लॉज विथ मोर देन 3 लिटरल्स इज ब्रोकन इनटू मल्टीपल 3 लिटरल क्लॉजेस। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ब्रेक कर रहे हो इनटू मल्टीपल क्लॉजेस ईच विद द 3 लिटरल्स, है ना, ऐसे आप इसको ब्रेक कर रहे हो, किसको, क्लॉज को। न्यू वेरिएबल्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेन लॉजिकल इक्विवेलेंस सो दैट जो मीनिंग है, जो सेटिस्फाइबिलिटी है वो एग्जैक्टली सेम रहे। ओके, द रिडक्शन इज पॉलिनोमियल इन द साइज ऑफ द इनपुट फॉर्मूला। सो जो रिडक्शन है इटसेल्फ इज अ पॉलिनोमियल टाइम। ओके, नाउ इसीलिए जो सेट है वो क्या है आपका, पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल है टू 3 सेट। सिंस सेट इज एनपी कंप्लीट, दिस रिडक्शन हेल्प्स शो दैट 3 सेट इज आल्सो एनपी कंप्लीट। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड। तो सेट क्या है, ऑलरेडी एक नोन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है जो हम जानते हैं, जो हमारी ये वाली ओल्ड प्रॉब्लम है। और जो 3 सेट है वो न्यू है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि इट इज रिड्यूसिबल टू 3 सेट। दैट इज कि जो 3 सेट है वो भी आपकी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। क्लियर है बात? तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देख लो यहाँ पर क्या है आपका, इनपुट ऑफ ए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट विद द इनपुट ऑफ प्रॉब्लम ए। क्लियर है? बट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ए डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वी कन्वर्ट इट इनटू अ इनपुट फॉर प्रॉब्लम बी। तो ये इनपुट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यूजिंग द एफ एक्स फंक्शन। और ये एफ फंक्शन क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेबल फंक्शन। क्लियर है? अब क्या कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो ए का इनपुट इनटू बी का इनपुट। क्लियर है? सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम ए से इनपुट ले रहे हो और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू इक्विवेलेंट इनपुट ऑफ प्रॉब्लम बी। क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो, देखो प्रॉब्लम बी को, समझ में आ गई बात, प्रॉब्लम बी सॉल्व हो रही है विथ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ए। क्लियर है? प्रॉब्लम ए का तो सोल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम बी कैसे सॉल्व हो रही है, विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ए। तो आइडिया क्या है, x इज यस फॉर a, तो आपका f ऑफ x भी यस होगा फॉर b। सो बाय सॉल्विंग b वी डायरेक्टली सॉल्व व्हाट, a। क्लियर है? तो फाइनल मीनिंग क्या है इस डायग्राम का, अगर b जो है एफिशिएंटली आप सॉल्व कर पा रहे हो तो a को भी आप एफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज a कैन बी कन्वर्टेड टू b यूजिंग fx। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको, a पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू b। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड।
या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ए रिड्यूसेस टू बी इन पॉलिनोमियल टाइम। क्लियर है? तो चैप्टर 1 यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने काफी सारी चीजें जो है ना पढ़ी, थेरी के अंदर है। अब देखो, हो सकता है आपको काफी चीजें सिमिलर लगे, कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आपको एक बार इस नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। तो प्लीज बाय द सेम नोट्स, ताकि आप सेम जो मैंने आपको पढ़ाया है वही आप रिवाइज कर पाओ, तो चीजें आपकी बेटर आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। तो प्लीज गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो काफी मास्टर सॉल्यूशंस नोट्स आपकी काफी हेल्प करेंगे इन योर एंडसेम एग्जाम। तो प्लीज टेक इट फास्ट एज सून एज पॉसिबल। तो अभी तक हमने क्या देखा, चैप्टर 1 में कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के बारे में, सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को समझा, देन हमने डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स को समझा, फाइंड सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स हमने अच्छे से देख लिए। देन हमने कहा हम आए हॉल्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। तो इसके अंदर आपको ये 3 स्टेप्स जो है वो बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जो मैंने आपको समझाए हैं। एट लास्ट चर्च ट्यूरिंग थीसिस, जिसका बहुत कम लोगों के पास इसका जो है ना आंसर होता है, तो प्लीज याद रखो ये कुछ नहीं है, वही है जो ट्यूरिंग मशीन का आपका कॉन्सेप्ट है। मीनिंग एंड इक्विवेलेंट मॉडल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। रिकर्सिवली न्यूमरेबल लैंग्वेज के बारे में समझा दिया है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स हैं वो हमने समझ लिए। रिड्यूसिबिलिटी के बारे में हमने काफी अच्छे से बात की। देन पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबिलिटी जो एग्जांपल क्वेश्चन आता है आपका, उसके बारे में बात की। और ये वाला भी जो एग्जांपल आपका पूछा जाता है कि सेट जो है वो 3 सेट को रिड्यूसिबल है या नहीं है, ये एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करो, तो ये भी आपने यहाँ पर जो है समझा दिया। बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, एंड यही आपको एग्जाम्पल जो है बना के दिखाना है। ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड चैप्टर 1 वेरी इजीली। चैप्टर 2 चैप्टर 3 बहुत छोटे हैं एज कम्पेयर टू चैप्टर 1, तो विल अंडरस्टैंड देम इजीली। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 2, दैट इज पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम पीसीपी। तो काफी अभी हमने एग्जांपल्स में पीसीपी पढ़ा, तो यहाँ पर हम उसको एग्जैक्टली समझेंगे क्या है। तो अगेन ये बहुत ज्यादा फेमस प्रॉब्लम है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के अंदर। व्हाट इज पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम? ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये एमिल पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। एमिल पोस्ट क्या थे? एक लॉजिशियन थे। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हो। तो पोस्ट करस्पॉन्डेंस उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था। अब एग्जैक्टली क्या होता है पीसीपी के अंदर? देखो, आपके पास 2 लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। फाइन। तो अब आपकी ये जो लिस्ट है, एक लिस्ट है ए, एक लिस्ट है बी। तो A1 A2 A3 इसमें कुछ भी आपके जो है अल्फाबेट्स हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मैच करने की ट्राई करते हैं, दोनों भी लिस्ट को मैचिंग बनाने का ट्राई करते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आपका ए है, लेट सपोज आपके पास है ए, ठीक है, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पर है बी। ठीक है, बी के अंदर क्या है? ए बी है, और यहाँ पे है सी डी। ठीक है, तो क्या हमें इनको अगर किसी भी एल्गोरिदम से ट्राई करें तो क्या हम इनको ऐसे सेम बना सकते हैं, मैच कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सो दिस इज योर पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। क्लियर है? तो आपका ए आई बी आई इज लाइक अ मैचिंग टाइल। क्लियर है? जिसमें आपकी ए आई क्या है? आपकी टॉप की टाइल है, और बी आई क्या है? बॉटम की टाइल, यानी स्ट्रिंग। क्लियर है? अब पीसीपी क्या देखता है? समझो, व्हाट डज पीसीपी आस्क? तो पीसीपी आस्क इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इंडाइसेस, क्या ये सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो वो सीक्वेंस क्या है? आपकी सीक्वेंस है I1 I2 टिल IN, सच दैट आपका ये जो है ये क्या है? पूरा आपकी ए लिस्ट के अल्फाबेट्स हैं और ये आपके बी लिस्ट के अल्फाबेट्स हैं। तो क्या पहले वो इक्वल है? पहले हम ये देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ मैच। फाइन। तो पीसीपी यही है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। जस्ट आपके पास लिस्ट है 2, और 2 लिस्ट के जो अल्फाबेट्स हैं वो हम मैच करने का ट्राई करते हैं। सो कैन वी अरेंज इन सम ऑर्डर सो दैट जो टॉप और बॉटम स्ट्रिंग्स है आपकी वो आइडेंटिकल बन जाए। है ना? समझ में आ गई बात? तो दिस इज हाउ योर पीसीपी वर्क। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। ओके, इट यूजेज ओनली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। इसमें कोई ट्यूरिंग मशीन डायरेक्टली आप यूज नहीं करते। क्या इसमें आपने ज्यादा दिमाग लगाया? नहीं। आपने ये सोचा कि हाँ मैं इस ए बी को एक साथ लगा के यहाँ पर रख सकता हूँ, ये सी डी, तो ऑब्वियसली दोनों भी लिस्ट आपकी सेम हो जाएंगी, है ना? तो इसमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज होता है, कोई ट्यूरिंग मशीन का नहीं। इट इज ऑफन यूज टू प्रूव अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। एग्जांपल CFG इंटरसेक्शन एम्प्टीनेस, ये प्रॉब्लम है जिसका यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, जस्ट अनडिसाइडेबिलिटी प्रूव करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अनडिसाइडेबिलिटी क्या है आपके पीसीपी के अंदर, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो टू शो पीसीपी इज अनडिसाइडेबल वी यूज द टेक्निक ऑफ रिड्यूसिबिलिटी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पीसीपी अनडिसाइडेबल है, ये प्रूव करो, तो आपको किस टेक्निक का यूज करना है? रिड्यूसिबिलिटी टेक्निक का। तो क्या आइडिया ऑफ प्रूफ है? देखो, स्टार्ट फ्रॉम अ नोन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। जैसे कि आपको पता है हॉल्टिंग प्रॉब्लम नोन है, एमपीसीपी क्या है आपकी? नेक्स्ट है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक स्टेप अब, मॉडिफाइड पी ऑफ पीसीपी। ठीक है, तो ये है आपकी नोन अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। हमें कंस्ट्रक्ट करना है पीसीपी इंस्टेंस सच दैट इफ द ओरिजिनल टीएम होल्ड्स, तो पीसीपी इंस्टेंस हैज अ मैच।
क्लियर है? अगर ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर रही है, समझ में आ गई बात? अगर ओरिजिनल ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर रही है मतलब कि पीसीपी का मैच है, मतलब कि ये लिस्ट क्या कर रही है, दोनों मैच कर रही है। कब मैच कर रही है? जब ट्यूरिंग मशीन, ओरिजिनल ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर रही है। इफ द ओरिजिनल ट्यूरिंग मशीन डज नॉट हॉल्ट, इसका मतलब कि पीसीपी का इंस्टेंस नहीं है। क्लियर है बात? तो आपको ऐसे पीसीपी का इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्यूटेबल, ऑब्वियसली ये रिडक्शन आपका कंप्यूटेबल है। therefore if pcp were decidable then the halting problem would be decidable, which is impossible। मतलब कि अगर पीसीपी हमारी डिसाइडेबल हो गई है ना, मतलब कि हम हॉल्टिंग प्रॉब्लम को भी डिसाइड कर पाते हैं। तो क्या मुझे बताओ, अगर पीसीपी हम डिसाइड कर पा रहे हैं, हमने पीसीपी रिड्यूसिबल टू हॉल्टिंग प्रॉब्लम बोला है, और हमें पता है कि क्या एक ट्यूरिंग मशीन एक स्ट्रिंग पर या एक लैंग्वेज पे हॉल्ट करेगी या नहीं करेगी, ये तो अनडिसाइडेबल है, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि हॉल्ट करेगी या नहीं करेगी। तो अगर पीसीपी उसका इंस्टेंस है तो क्या पीसीपी हॉल्ट करेगा? ऑब्वियसली ये डिसाइडेबल है ही नहीं, राइट? तो अगर पीसीबी डिसाइडेबल है तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम भी डिसाइडेबल होगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, इसीलिए आपकी पीसीपी भी अनडिसाइडेबल है। समझ में आ गई बात? आपको उल्टा फिरा के जो है ना बस एक्सप्लेन करना है एंड प्रूफ करना है, ठीक है? मॉडिफाइड पीसीपी होता है, कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा। एमपीसीपी इज रेस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ पीसीपी, क्लियर है? बस इतना याद रखो, वेरिएशन है आपके पीसीपी का। द मैचिंग सीक्वेंस मस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पेयर। ये आपको यहाँ पर बस एक सीक्वेंस ये है कि जो आपकी फर्स्ट पेयर है ना, दोनों भी लिस्ट का उससे स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा है। नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते थे क्या पीसीपी के अंदर कि अगर हमारी जो बी है वो ये नहीं है, हमारी बी है ये क्या, सी डी और ए बी, ठीक है? तो ये भी पीसीपी माना जाता। लेकिन हमारे एमपीसीपी के केस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पेयर जो है वो स्टार्ट वाला ही होना चाहिए, क्लियर? सो द सोल्यूशन मस्ट बिगिन विद इंडेक्स 1 एंड द रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस कैन यूज एनी इंडाइसेस, ठीक है? बात का कुछ भी हो लेकिन फर्स्ट इंडेक्स ही हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ये है, अगेन एमपीसीपी जो है वो अनडिसाइडेबल है। इट इज ईजियर टू रिड्यूस एमपीसीपी टू पीसीपी। Most undecidable proofs begin by constructing an MPCP instance first and then converting it to PCP। क्लियर? तो एमपीसीपी क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपके रिडक्शंस का। अब रिलेशनशिप की बात करें पीसीपी और एमपीसीपी की, तो अब ऑब्वियसली जो एमपीसीपी है वो क्या है, रिड्यूसिबल है या फिर रिड्यूस करता है टू पीसीपी। इसको आप कैसे पढ़ोगे, एमपीसीपी रिड्यूसेस टू पीसीपी, लेस देन इक्वल टू वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है? एमपीसीपी रिड्यूसेस टू पीसीपी, बस आपको ये याद रखना है। ये क्या है, रिलेशन है। इफ पीसीपी वर डिसाइडेबल तो एमपीसीपी भी डिसाइडेबल होता, बट एमपीसीपी अनडिसाइडेबल है, इसी वजह से पीसीपी भी अनडिसाइडेबल है। बोथ द प्रॉब्लम्स आर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल बट नॉट डिसाइडेबल, ये याद रखना है, ठीक है? तो चैप्टर 2 आपका यहाँ पर कवर होता है, जिसमें हमने पीसीपी के बारे में समझा अच्छे से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड योर चैप्टर 3 विच इज कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर आप काफी सारे पीवाईक्यू समझोगे, जिसमें आपको मतलब टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको इजी जाएगा, बट इवन अगर आपको ये पूछा जाता है जैसे क्लास पी, क्लास एनपी, ये काफी आपने जो है पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो वो सब आपके चैप्टर 3 से आते हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं टाइम एंड स्पेस मेजर्स से। तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी स्टडीज हाउ मच टाइम एंड हाउ मच स्पेस एन एल्गोरिदम और ट्यूरिंग मशीन यूजेस फॉर एन इनपुट ऑफ साइज एन, ठीक है? एक इनपुट है जिसका साइज n है, क्लियर है? तो उसको करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी ये देखता है कि वो कितना टाइम लेगा या कितना स्पेस लेगा। समझ में आ गई बात? सो दीज मेजर्स हेल्प क्लासिफाई प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम्स क्लासिफाई होती है। देखो आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि आप क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ स्टेप्स या फिर नंबर ऑफ टाइम अ ट्यूरिंग मशीन और एल्गोरिदम टेक्स टू प्रोसेस एन एल्गोरिदम ऑफ लेंथ एन, है ना? कितने स्टेप्स ले रहा है ट्यूरिंग मशीन, ये कितने स्टेप्स ले रहा है एक एल्गोरिदम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वही आपका क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन असिम्प्टोटिक नोटेशंस, जैसे कि ये आपको पता ही है, आपने कोडिंग करी होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता ही होगा। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। एग्जाम्पल एग्जैक्ट हम देखें तो जैसे लीनियर सर्च, बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी सर्च, बिग O ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मर्ज सॉर्ट, बिग O ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो द अमाउंट ऑफ मेमोरी या फिर टेप सेल्स यूज्ड बाय अ ट्यूरिंग मशीन फॉर एन इनपुट ऑफ साइज एन,
क्लियर है ना, कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी वो यूज कर रहा है. ओनली एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस इज काउंटेड. इनपुट टेप को काउंट नहीं किया जाता, एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस को काउंट किया जाता है. तो एग्जांपल्स में बात करें तो डीएफएस यूजिंग रिकर्जन, ये आपका एग्जांपल आता है जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्स सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ V है, और हैश टेबल्स फॉर लुकअप जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है. क्लियर. तो ये कुछ नहीं, आपका हो सकता है एक पॉइंट आ जाए टाइम एंड स्पेस मेजर्स का, तो उसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ लेट्स come on to the very very important topic, that is class P, जो कि आपको हमेशा क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, तो क्लास P क्या है? पहले तो क्लास P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल टाइम, ये आपको याद रखना है. इसके अंदर इट कंटेन्स ऑल डिसीजन प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय अ DTM, दैट इज योर डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम. तो हमने ट्यूरिंग मशीन के चैप्टर में डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों पढ़ा था. तो जो डिटर्मिनिस्टिक है, clear, so all those problems which are solvable by deterministic Turing machine in polynomial time, उन्हीं को बोला जाता है क्लास P प्रॉब्लम्स. क्लियर है. अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन देख लो. यहाँ पर क्या है आपका, L of L can be decided by a deterministic Turing machine in big O of n raised to k time for some constant k. तो यहाँ पर आपका जो n है वो क्या है मुझे बताओ, साइज ऑफ इनपुट है. ठीक है, k क्या है आपका, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, 1 2 3 एनी वन. ओके, और बिग ऑफ एन रेज टू के, ये पूरा क्या है आपका पॉलिनोमियल टाइम कहलाया जाता है. क्लियर. तो आपकी अगर ये डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो रहा है इन पॉलिनोमियल टाइम, तो हम बोलेंगे इट कम्स अंडर क्लास P. क्या इसके की पॉइंट्स हैं? रिप्रेजेंट्स एफिशिएंटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स. कौन सी प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली सॉल्व हो पाती हैं? ओके, दे आर प्रैक्टिकली फीजिबल. क्लियर है, प्रैक्टिकली फीजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एंड क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन. मतलब कि अगर आप जो है ना P प्रॉब्लम्स है आपके पास, आप उनको क्लोज्ड कब बोलोगे, जब आप उनके ऊपर ऑपरेशंस करोगे. जैसे दो आपने P ले लिए, यानी दो क्लास P प्रॉब्लम्स का आपने कॉम्प्लीमेंट किया, यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, कॉन्कैटिनेशन किया, तो हर एक ये आपको सेम जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो आपका क्या आएगा, एक दूसरा P प्रॉब्लम, क्लास P प्रॉब्लम ही आ रहा होगा. तो ये याद रखो कि ये क्या है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉलो करता है. एग्जाम्पल्स क्या है आपके प्रॉब्लम्स इन P? सबसे पहले सॉल्टिंग प्रॉब्लम, सॉर्टिंग नंबर्स. क्लियर है, तो ये भी क्योंकि इनके पास क्या है, बिग ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. देन ग्राफ ट्रैवर्सल, शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, चेकिंग इफ अ नंबर इज प्राइम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सारे एग्जांपल्स क्या दिखाते हैं हमें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो कि आपके क्लास P के अंदर आते हैं. समझ में आ गई बात? आई होप यू अंडरस्टूड. क्लास NP के बारे में समझे तो ये है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम. देखो क्लास P मतलब कि हम उनको सॉल्व कर पाते हैं पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है. ऑलरेडी सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है वो है, हमें सिर्फ उसको वेरीफाई करना है. और वेरीफाई कितने में करना है, पॉलिनोमियल टाइम में करना है. समझ में आ गई बात? देखो इतना याद रखो कि क्लास P प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो कि आप इजीली यानी कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हो. और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम यानी कि NP प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको आप पॉलिनोमियल टाइम के अंदर वेरीफाई कर पाते हो. समझ में आ गई बात? ये है क्लास NP प्रॉब्लम. सो इसके अंदर ये डिसीजन गिवन सोल्यूशन can be verified, non deterministic Turing machine can solve the problem in polynomial time. तो वेरिफिकेशन व्यू को समझो पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अ लैंग्वेज L is in NP if there exists a certificate and a deterministic Turing machine can verify the certificate in polynomial time. है ना. आपकी NP कब होती है, जब उसके पास एक प्रूफ हो फॉर यस इंस्टेंस कि हाँ ये क्या है, ये इसी प्रॉब्लम का इंस्टेंस है या फिर इसी लैंग्वेज का इंस्टेंस है. ओके, और डिटर्मिनिस्टिक TM जो है उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर पाए या प्रूफ को वेरीफाई कर पाए इन पॉलिनोमियल टाइम. बस वेरिफिकेशन, ये आपको वर्ड याद रखना है क्लास NP प्रॉब्लम्स में. इसके एग्जांपल क्या है, सैट जो अभी हमने देखा है ना, सैट के बारे में अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे. बट सैट क्या है, एक बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी है. सर्टिफिकेट क्या है, इसका ट्रूथ असाइनमेंट. और वेरिफिकेशन आप क्या करते हो, आप इवेल्युएट करते हो फॉर्मूला को. देखो इसमें क्या है ना, ट्रू फॉल्स ये सारी चीजें एंड और हम कर रहे होते हैं सेट के अंदर, तो उसका ये क्या है, असाइन करना उनको, राइट. जो आपके ऑपरेशन है वो असाइन करना, और वेरिफिकेशन में उस फॉर्मूले को इवेल्युएट करना. तो अगर आप इवेल्युएट कर पाते हो इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब वो NP प्रॉब्लम है. सिमिलर 3 सेट भी, हैमिल्टोनियन साइकिल, क्लीक प्रॉब्लम, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप इजीली वेरीफाई कर पाते हो. ये याद रखो, जो आपकी P प्रॉब्लम है, इट इज द सबसेट ऑफ NP, बिकॉज इफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम, तो
ऑब्वियसली वो वेरीफाई भी हो जाएगा पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, इसीलिए आपकी क्लास पी प्रॉब्लम्स क्या है, सबसेट है क्लास एनपी प्रॉब्लम्स के। क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेज, अभी ये देख लो, ये समरी अभी तक हमने जो पढ़ा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ टेप सेल्स या फिर नंबर ऑफ मेमोरी यूज्ड। ओके। क्लास पी क्या है, जो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्वेबल है इन पॉलिनोमियल टाइम, और क्लास एनपी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि वेरीफाइबल है इन पॉलिनोमियल टाइम या फिर सॉल्वेबल है बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम। क्लियर है, बात समझ में आ गई बात। ये दोनों भी टाइप्स के आपके प्रॉब्लम्स क्लास एनपी होती है और ये इनका क्या होता है, रिलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। अब सैट प्रॉब्लम को समझते हैं, तो इसमें भी आपको पीवाईक्यू आया हुआ है, सैट और एनपी कंप्लीटनेस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो सो जैसे आई सेड यू अर्लियर, इसको बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम भी बोला जाता है। तो ये ऐसी पहली प्रॉब्लम है, इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एवर प्रूवन बाय एनपी कंप्लीट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीओसी के अंदर। तो बेसिकली सैट प्रॉब्लम बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम आस्क, तो ये क्या पूछता है, देखो, given a boolean formula, is there an assignment of true or false values to its variables that makes the formula true? मतलब क्या, ये आपके पास ना कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, आपको उनके अंदर ट्रू और फॉल्स असाइन करके जो उसका फाइनल आंसर है वो ट्रू लेके आना है, एंड इफ इट कम्स आउट टू बी ट्रू देन यू कैन से कि द फॉर्मूला इज सेटिस्फाइबल। इफ एट लीस्ट वन असाइनमेंट सेटिस्फाइज द फॉर्मूला इट इज सेटिस्फाइबल। याद रखो बीच में ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट होते हैं। क्लियर, पैरेंथेसिस होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो बुलियन फॉर्मूला इज बिल्ट यूजिंग दीज थ्री। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखो, ये फॉर्मूला है आपके पास, तो आपको देखना है कि क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाइबल है। तो हमें एक्स और वाई के अंदर ट्रू या फॉल्स कोई भी वैल्यू जो है मतलब पुट करके हमें एट लास्ट फाइनलाइज करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यूज, जिनसे हमारा ये जो पूरा फॉर्मूला है वो ट्रू हमें देगा। ठीक है, तो आप जो है खुद से ट्राई एंड एरर करके देख सकते हो। अगर हम चेक करें एक्स को फॉल्स डाल के, वाई को ट्रू और जेड को ट्रू डाल के, तो यहाँ पर एक्स और वाई यानी कि फॉल्स और ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू में हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स और ट्रू के अंदर हमें ट्रू मिल जाएगा। तो ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एंड है, एक्स हमारा फॉल्स है लेकिन ये नेगेशन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, और जेड क्या है हमारा ट्रू, तो ऑब्वियसली ट्रू और ट्रू तो ट्रू ही हो जाएगा, एंड ट्रू एंड ट्रू अगेन आपका फाइनली ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे आपका जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइबल बनता है। बस यही है आपका सेट का यूज। सेट को आप यूज करते हो एज अ डिसीजन प्रॉब्लम, तो ये हमें यस और नो के अंदर आंसर देता है। देखो, यस इफ फॉर्मूला हैज अ सेटिस्फाइबल असाइनमेंट, एंड नो इफ नो असाइनमेंट कैन मेक द फॉर्मूला ट्रू। अगर किसी भी असाइनमेंट से आपका फॉर्मूला ट्रू नहीं हो सकता, मतलब वो सेट नहीं है। क्लियर है, तो वी कैन इवेलुएट द फॉर्मूला इन डिसीजन टाइम, ये भी आप याद रख सकते हो। सी यहाँ पर, दिस मेक्स सेट अ डिसीजन प्रॉब्लम सुटेबल फॉर क्लासिफिकेशन इन एनपी और एनपी कंप्लीट। क्लियर, अभी एनपी कंप्लीट की अंडरस्टैंडिंग हम आगे करेंगे, लेकिन आपको पता है एनपी क्या है, राइट? तो यस और नो के अंदर हमें आंसर इससे मिल जाता है। अब क्या आपका जो सेट है वो सबसेट है आपके एनपी का, तो ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप? तो टू शो दैट सेट इज इन एनपी या फिर सेट इज द सबसेट ऑफ एनपी, आप ये बोल सकते हो, सपोज समवन गिव्स अ ट्रूथ असाइनमेंट, ओके, so a deterministic algorithm can evaluate the formula in polynomial time, therefore verification is polynomial, hence set is in the np। मतलब कि आपने, मतलब किसी ने आपको ट्रूथ असाइनमेंट दिया, कोई सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ दिया। क्लियर है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, ये क्या है, एक प्रूफ है जो मैंने आपको यहाँ पर फॉल्स ट्रू पुट करके एकदम लास्ट तक ट्रू कैसे आया ये मैंने आपको बताया। तो ये है आपका कंप्लीट प्रूफ। तो अगर आपको प्रूफ आपके पास है, एंड अ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कैन इवैल्यूएट द फॉर्मूला इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब कि जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए लास्ट में ट्रू लाने के लिए, तो वो वेरीफाई अगर हो पाते हैं पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन पॉलिनोमियल हुआ। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेट इज इन एनपी, क्योंकि एनपी में भी हम क्या करते हैं, वेरीफाई तो करते हैं अपनी प्रॉब्लम को इन पॉलिनोमियल टाइम। सो एग्जैक्टली सेट इज द सबसेट ऑफ योर एनपी। सेट इज एनपी कंप्लीट। अब एनपी कंप्लीट कैसे बता सकते हो, तो इसके लिए कूक लेविन थ्योरम है। क्लियर, तो स्टीफन कूक थे इन 1971, उन्होंने प्रूव किया था सेट जो है वो एनपी कंप्लीट है। सो दिस वाज द फर्स्ट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इन हिस्ट्री। सो टू प्रूव सेट इज इनकम्प्लीट कैसे बता सकते हो आप, टू शो दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट जो है वो आपका सबसेट है एनपी का, ये आपको पहले बताना पड़ेगा, जो अभी हमने इससे पहले प्रूव कर दिया है। क्लियर, सेकेंडली
एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस्ड टू सेट। सबसे पहली बात, कूक-लेविन थ्योरम में क्या बताया कि एनी नॉन डिटर्मिनिस्टिक टीएम यानी कि ट्यूरिंग मशीन रनिंग इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब कोई भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन जो पॉलिनोमियल टाइम पे रन कर रही है कैन बी कन्वर्टेड इनटू बूलियन फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? जो कोई भी ट्यूरिंग मशीन अगर आपकी पॉलिनोमियल टाइम में रन कर रही है, इसका मतलब उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू बूलियन फॉर्मूला। एंड बूलियन फॉर्मूला क्या है आपका? यही बूलियन फॉर्मूला है। क्लियर है? बूलियन फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज ट्रू एंड टीएम एक्सेप्ट्स द इनपुट। मतलब अगर फॉर्मूला ट्रू हुआ तो आपका जो ट्यूरिंग मशीन है वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा। सो ये कन्वर्जन क्या है? इसी कन्वर्जन को रिडक्शन भी बोला जाता है। सो दिस रिडक्शन इज कंप्यूटेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, इसलिए हम बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिक है, सिस्टमैटिक है और पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेबल है। देयरफॉर आपका जो सेट है वो क्या है? एनपी कंप्लीट है। बस ये 2-3 लाइनें याद रख लो। अगर आपको प्रूफ आ जाता है सेट इज एनपी कंप्लीट का तो आपको यही लिखना है। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ सेट देख लो। बेसिस फॉर मेनी एनपी कंप्लीट प्रूफ्स, जैसे कि हमने ये वाला प्रूफ देखा, अभी इसमें से ये भी आगे कुछ प्रूफ्स हैं, तो इनका जो बेसिस है वो यही है आपका क्या? सेट। सो सेंट्रल टू कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरम थ्योरी, देन यूज्ड इन लॉजिक वेरिफिकेशन, सर्किट डिजाइन, एआई, क्रिप्टोग्राफी, देन सिंपलेस्ट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पी वर्सेस एनपी। ठीक है, तो ये अगेन आपका पीवाईक्यू भी है लास्ट 3 इयर्स का। तो यहाँ पर अगर हम देखें पी वर्सेस एनपी, ये सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर साइंस का। कैसे? सी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन क्वेश्चन इन कंप्यूटर साइंस। अराउंड मिलियंस ऑफ इसका प्राइस है जो ये प्रूव कर देता है कि जो P है इट इज इक्वल टू NP। क्लियर है? इसके बारे में हम देखेंगे। P क्या है? अभी हमने देख लिया कि कोई भी प्रॉब्लम अगर डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो पाती है तो वो क्लास P प्रॉब्लम है। इसके एग्जांपल्स ये हैं। क्लास NP क्या प्रॉब्लम है? सेट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स whose solution can be वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। बस सॉल्व और वेरीफाइड, ये आपको याद रखना है और ये सारे इसके एग्जांपल है। अ बिग क्वेश्चन, P वर्सेस NP। P वर्सेस NP प्रॉब्लम आस्क इज एवरी प्रॉब्लम whose solution can be verified quickly also solvable quickly। क्वेश्चन क्या है कि जो भी सोल्यूशन आप क्विकली वेरीफाई कर पा रहे हो, क्या वो आप इजीली और उतना ही क्विकली सॉल्व भी कर पाओगे? सो दैट इज द बिग क्वेश्चन एंड एन ओपन क्वेश्चन इन कंप्यूटर साइंस कि क्या आपका P इज इक्वल टू NP है, जो कि आज तक आपका अनसॉल्व है। ठीक है, तो इसका कोई अभी हमारे पास मतलब लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अभी के लिए हम बस इतना समझते हैं कि जो P है वो हमारा सबसेट है किसका? एनपी का। इट इज अननोन वेदर कि आपका जो एनपी है वो सबसेट है पी का, ये अभी अननोन है। इट्स नॉट इवन कंप्लीटली ट्रू एंड इट्स नॉट इवन कंप्लीटली फॉल्स। ओके, मोस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट बिलीव कि जो आपका पी है इट इज नॉट इक्वल टू एनपी, बट अभी भी कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ पी वर्सेस एनपी, पी इज इक्वल टू एनपी अगर हो गया तो सारे एनपी प्रॉब्लम जैसे कि सेट हो गया, ये सारे हो गए, वुड हैव फास्ट एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स वुड ब्रेक, optimization, AI, scheduling networks become easy to compute, and अगर P not equal to NP है तो some problems are inherently hard। ये है आपका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बस आपको इतना ही इसका समझना था। अब एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या है? तो अब प्रॉब्लम्स देखो, अभी यहाँ पर पहले इसमें बाद में जाएंगे। एनपी कंप्लीट यानी कि एनपीसी इसका आपका शॉर्ट फॉर्म है एंड आर द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन एनपी। समझ में आ गया एनपी कंप्लीट कैसी प्रॉब्लम्स है? ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स है आपकी एनपी के अंदर। क्लियर है? दे आर सेंट्रल टू कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ओके, डेफिनेशन की बात करें, सो प्रॉब्लम एक्स इज एनपी कंप्लीट। एक प्रॉब्लम को आप एनपी कंप्लीट तब बोलोगे जब एक्स बिलोंग्स टू एनपी। ठीक है, एक तो वो एनपी होगा एंड एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस्ड टू एक्स। क्लियर है? इसका मतलब आप कैसे लिख सकते हो उसको? y, ठीक है, और रिड्यूस्ड, पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस्ड, राइट? तो इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना होगा, लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम y है, ये y इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू x। समझ में आ गया? फॉर ऑल np प्रॉब्लम्स y। तो सिंबॉलिकली जो np कंप्लीट है तो आपका जो np है वो क्या है? आपका सबसेट है फॉर np हार्ड। क्लियर?
और एनपी इंटरसेक्शन हार्ड, ये आप एनपी हार्ड ये आप याद रख सकते हो। चलो मीनिंग की बात करें, इफ एनी वन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम देन ऑल एनपी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम, देयरफॉर आपका जो पी है वो एनपी हो जाएगा। Thus NP complete problems represent the boundary between feasible and possibly infeasible problems. Clear? अगर कोई भी एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आपने पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर दी तो सारी प्रॉब्लम्स जो है आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर पाओगे। कौन सी? सारी एनपी प्रॉब्लम्स। तो इससे तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि पी आपका इज इक्वल टू एनपी है। सो दिस मींस जो आपकी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है वो क्या है? बाउंड्री है बिटवीन जो प्रॉब्लम्स आपकी फीजिबल है और जो प्रॉब्लम दैट माइट बी इनफीजिबल। सो दे आर द टफेस्ट अमंग ऑल ऑफ योर एनपी प्रॉब्लम्स। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि एक प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट है? तो टू प्रूव अ प्रॉब्लम एक्स इज एनपी कंप्लीट, तो आप पहले शो करोगे एक्स इज इन एमपी एनपी। ओके, मतलब आप उसको एक सर्टिफिकेट दोगे एंड यू विल शो कि ये पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन है। सर्टिफिकेट मतलब आप यही समझो आप कोई ना कोई प्रूफ दे रहे हो। क्लियर? सो चूज अ नोन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम वाई। तो आपके पास जैसे कि सेट है, 3 सेट है, आप उसको चूज करोगे। क्लियर? सबसे पहले आप क्या शो करोगे कि जो एक्स है वो बिलोंग करती है एनपी को, और आपने जो है अब आप एक कोई भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम वाई को चूज करोगे। उसके बाद आप रिड्यूस करोगे। क्या रिड्यूस करोगे? देख लो, आप रिड्यूस करोगे y टू x इन पॉलिनोमियल टाइम, जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। क्लियर? मतलब इफ वी कैन सॉल्व x देन वी कैन सॉल्व y एज वेल। क्लियर? एंड एट लास्ट कंक्लूजन में अगर आपकी y जो है एनपी इनकम्प्लीट है तो आपका जो y है अगेन वो हो जाएगा पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू x। क्लियर है? तो आपका x भी क्या हो जाएगा? एनपी कंप्लीट हो जाएगा। देख लो, x भी एनपी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एनपी कंप्लीटनेस प्रूफ मेथड। क्लियर? आप क्या करोगे? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम एक्स प्रॉब्लम है जो आपको एनपी कंप्लीट दिखानी है, पहले आप उसको शो करोगे कि ये एक्स जो है वो क्या है? आपकी एनपी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप चूज करोगे कोई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम वाई। ठीक है, कोई और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आप चूज करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? आप ये दिखाओगे, ये वाला दिखाओगे कि जो वाई है इट इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसेबल टू एक्स। क्लियर है? और उसके बाद अगर वाई रिड्यूस होता है एक्स में, मतलब वाई एनपी कंप्लीट है, इसका मतलब एक्स भी एनपी कंप्लीट हुआ। क्लियर है? तो बस आपको ऐसे ही प्रूव करके दिखाना है एनपी कंप्लीट। बाकी ये सारे के सारे आपके एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स के जो है एग्जांपल्स हैं, आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? दे कैप्चर द हार्डनेस ऑफ एनपी कंप्लीटनेस एनपी प्रॉब्लम्स यूज्ड वाइडली इन प्रूविंग अदर प्रॉब्लम्स एनपी कंप्लीट, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एल्गोरिथम डिजाइन एंड थ्योरी, एंड सेंट्रल टू पीएस वर्सेस पी वर्सेस एनपी। ओके, पी वर्सेस एनपी जो क्वेश्चन है कि क्या P इज इक्वल टू एनपी है, तो वो हाँ इस केस में बाउंड्री जो है ना प्रूव होता है, बट इट्स नॉट कंप्लीटली प्रूव्ड। क्लियर? अब एट लास्ट एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स क्या है? सी, दीज आर इवन मोर डिफिकल्ट देन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। सो एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस्ड टू एच। तो प्रॉब्लम एच क्या है? इज कॉल्ड एनपी हार्ड अगर एवरी प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस्ड टू एच, बट एच इटसेल्फ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन एनपी। मतलब एच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन दैट एनपी। सिंबॉलिकली अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर देख लो, आपके पास क्या है? सारे जो एक्स हैं दो दे बिलोंग्स टू एनपी, एंड जो एक्स है वो पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल है टू एच। तो एच आपका क्या कहलाया जाएगा? एनपी हार्ड कहलाया जाएगा। सी दस द एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर एटलीस्ट एज हार्ड एज एनपी कंप्लीट। कम से कम इतनी तो हार्ड है जितनी आपकी एनपी कंप्लीट है, लेकिन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट आपकी एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स होती है। समझ में आ गई बात? तो इसके की पॉइंट समझ लो। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स में और मे नॉट बी डिसीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दे वेरिफिकेशन इन पॉलिनोमियल टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो दे लाइक अनलाइक एनपी प्रॉब्लम्स, इनके अंदर कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? देन many NP hard problems are optimization problems। क्लियर है? तो जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को भी हम आगे देखेंगे इन बिट। मतलब आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बोल दी जा सकती है जिसको आपको सॉल्व करना, उसका कोड लिखना इज मतलब बिट डिफिकल्ट, लेकिन उसको मतलब वेरीफाई करना इज सिंपल। क्लियर है? तो ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। देन ऑल एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर एनपी हार्ड, बट नॉट ऑल एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर एनपी कंप्लीट। तो ये तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर
क्लियर है भाई? तो आई होप आपको समझ गया है। अब देखो एनपी कंप्लीट जो है उसको आपको ये याद रखना है कि वो होता है एनपी हार्ड प्लस एनपी होना चाहिए, और एनपी हार्ड क्या है, वो आपके आउटसाइड ऑफ एनपी भी हो सकता है। क्लियर? अब ये आपका क्वेश्चन आ सकता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। इसमें क्या क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है, यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टूर विजिटिंग ऑल सिटीज वंस। मतलब एक स्टेट है जिसमें एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, ठीक है, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचने जा रहा है, तो वो क्या करता है, ये काफी सारी सिटीज है उस स्टेट के अंदर, काफी सारी क्या है, सिटीज है। तो हमें एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टूर चाहिए कि वो कौन सी सिटी से कौन सी सिटी में जाए तो उसको सबसे कम टाइम लगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है टू अंडरस्टैंड, राइट? अगर उस सेल्समैन से पूछा जाए तो भाई उसको हर एक पॉसिबल रूट पहले ट्राई करना पड़ेगा, एंड फिर ही वो बता सकता है कि कौन सा सबसे आपको कम टाइम लगेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो कि आपके सॉल्व करने के लिए हार्ड है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको पहले से ही दे दे कि ये शॉर्टेस्ट है तो आप उसको वेरीफाई इजीली कर पाते हो, सो हेंस इट इज एनपी। ओके, तो जो डिसीजन वर्जन है वो एनपी कंप्लीट है, और जो ऑप्टिमाइजेशन वर्जन है वो एनपी हार्ड है। समझ में आ गई बात? सो दिस इज हाउ योर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज द एनपी हार्ड प्रॉब्लम। ओके, बाकी नैपसैक प्रॉब्लम यानी मैक्सिमाइज प्रॉफिट अंडर वेट कंस्ट्रेंट, क्लियर, ग्राफ कलरिंग, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सुडोकू है ना, आपको वो सॉल्व करना डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ किसी ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो आपको उसको वेरीफाई करना बहुत सिंपल है, राइट? सो दीज आर योर एनपी प्रॉब्लम्स, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए एनपी हार्ड के। व्हाई एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट? दे शो द अपर बाउंड्री ऑफ कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी। ठीक है, सो एज हार्ड एज इट गेट्स, फाइन, कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी का एकदम अपर बाउंड्री है आपके एनपी हार्ड। यूज टू प्रूव एनपी कंप्लीटनेस ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, मेनी रियल वर्ल्ड टास्क जैसे रूटिंग, शेड्यूलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे एनपी हार्ड में आते हैं। इफ एनी एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम तो हम बता देंगे भाई कि ये p इज इक्वल टू एनपी है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो आप कि अगर ये वाले इतने हार्ड प्रॉब्लम्स अगर आप पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व करोगे तो दैट इज योर p इज इक्वल टू एनपी, प्रूव्ड। ओके, सो हेंस जो एनपी है वो क्या है, आपका सबसेट है एनपी कंप्लीट का, और एनपी कंप्लीट इज द सबसेट ऑफ योर एनपी हार्ड। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट मेक्स अ प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट, किसके वजह से एनपी कंप्लीट होती है आपकी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर आपका पीवाईक्यू आया हुआ है, देखो, हाउ टू प्रूव अ प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट। तो अ प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट व्हेन इट इज इन एनपी, सबसे पहली बात, एंड एज हार्ड एज एनी प्रॉब्लम इन एनपी। क्लियर? तो एवरी एनपी प्रॉब्लम कैन बी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस्ड टू इट। क्लियर? दो ये चीजें आपको बतानी है, अगर ये क्वेश्चन आपको वापस आता है तो आपको यही दो पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर आपका जो x है इट बिलोंग्स टू एनपी, एंड दूसरा जो x है वो आपका है एनपी हार्ड, दैट्स इट। तो आप प्रूव कर दोगे ये क्या है, एनपी कंप्लीट है। क्लियर? सो एवरी एनपी प्रॉब्लम इज रिड्यूसिबल टू x। सिंबॉलिकली अगर हम दिखाएं तो जो एनपीसी है यानी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर एनपी इंटरसेक्शन एमपी हार्ड। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड। सो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इनसाइड योर एनपी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कंडीशंस फॉर अ प्रॉब्लम टू बी एनपी कंप्लीट, सो टू क्लासिफाई अ प्रॉब्लम x एज एनपी कंप्लीट, सबसे पहले कंडीशन 1 ये है कि x जो है वो एनपी है, और दूसरा ये है कि x जो है वो एनपी हार्ड है। क्या यही दो कंडीशन है? यस। तो कंडीशन 1 जो है x इज इन एनपी, तो इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ सर्टिफिकेट फॉर यस इंस्टेंस दैट कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, ये वेरिफिकेशन है पॉसिबल पॉलिनोमियल टाइम में, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास कंडीशन 2 है x इज एनपी हार्ड, तो यू मस्ट शो कि एवरी प्रॉब्लम y इन एनपी कैन बी रिड्यूस टू x इन पॉलिनोमियल टाइम, मतलब कि y इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू x। ठीक है, तो दिस शोज दैट x इज एटलीस्ट एज हार्ड एज ऑल एनपी प्रॉब्लम्स। फाइन, सो ये दो ही चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिखानी है। अब हाउ टू प्रूव अ न्यू प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट, है ना? अभी तक हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि एक प्रॉब्लम अगर एनपी कंप्लीट है तो वो कब होती है, वो हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कंडीशंस फॉर अ प्रॉब्लम टू बी एनपी कंप्लीट। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रूव अ न्यू प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप तो सेम रहेगा, आपको शो करना है x बिलोंग्स टू एनपी, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए सॉल्यूशंस का। एक्सप्लेन हाउ टू वेरीफाई द सर्टिफिकेट इन पॉलिनोमियल टाइम। उसके बाद आप चूज करते हो नॉन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। देखो सिमिलर है जैसे अभी हमने लास्ट एक्सप्लेन किया था, लास्ट प्रूफ किया था, सेम। अब
आप क्या करोगे, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम चूज करोगे जैसे ये है, और फिर कंस्ट्रक्ट करोगे अ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन जो कि ये है, एंड एट लास्ट आप कंक्लूड कर दोगे कि अगर एक्स एनपी हार्ड है तो ऑब्वियसली वाई भी एनपी, सॉरी वाई एनपी हार्ड है तो एक्स भी एनपी हार्ड होगा, क्योंकि वो क्या है, आपके रिड्यूस्ड फंक्शंस हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन शो कि एक्स आपका एनपी कंप्लीट है। ये छोटा सा एग्जांपल है टू प्रूव 3 सेट इज एनपी कंप्लीट। तो 3 सेट आप पहले शो करोगे कि वो क्या बिलोंग करता है टू एनपी, और उसके बाद ये जो सेट है उसको किसी भी, क्योंकि हमें 3 सेट को करना है ना, तो 3 सेट क्या है आपका, कोई और वाई कंसीडर करेंगे हम जो कि आपकी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, जैसे कि सेट, एंड फिर उसको रिड्यूसेबल दिखाएंगे। तो अगर सेट है तो 3 सेट भी होगा भाई, तो दिस इज योर 3 एनपी कंप्लीट। दैट्स ऑल एंड योर यूनिट इज कंप्लीट गाइस। तो काफी सारी चीजें हमने पढ़ी चैप्टर 3 के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देख लो, आपके पास पी क्लास हमने पढ़ा जो कि है सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, इसके एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। एनपी यानी कि वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइप, तो उसके अंदर ये एग्जांपल्स याद रख सकते हो। एनपी कंप्लीट क्लास यानी कि हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन एनपी, उसके आपके ये सारे एग्जांपल्स हैं। एनपी हार्ड की बात करें तो ये और एनपी कंप्लीट से भी ज्यादा हार्डर होते हैं एंड मे नॉट बी एनपी। क्लियर है? सो टीएसपी ऑप्टिमाइजेशन यानी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड हॉल्टिंग प्रॉब्लम। डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल क्लास हमने पढ़ा था स्टार्ट में। टीएम हॉल्ट होता है ऑन ऑल इनपुट्स इन डिसाइडेबल, एंड अनडिसाइडेबल में टीएम डज नॉट डिसाइड इट। ओके, सो यहाँ पर ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। दैट्स इट एंड योर यूनिट इज कंप्लीट गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। काफी इजी सा यूनिट है, थेरोटिकल यूनिट है। कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर लग रहा है कंफ्यूजिंग तो उस पार्ट को एक बार रिवाइंड करके आप देख लेना, एंड या ये नोट्स को रिवाइज करना मत भूलना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली एक पीवाईक्यू का आपका यहाँ पर प्रिपरेशन हो गया। अब जाके आप पीवाईक्यूज देखोगे तो विल बी मोर देन कॉन्फिडेंट, क्योंकि सारी चीजें हमने जो है इसके अंदर कवर कर ली है। क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखो जाके अपने सिलेबस के अंदर ना, तो उन कॉन्सेप्ट्स में वो क्वेश्चन कवर नहीं होते जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दैट्स वाई मैंने सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया along with the concept। तो आई होप यू आर नाउ वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर टीओसी। तो ऑफिशियली टीओसी का और हमारे एसपॉस का पूरा सिलेबस टिल टुडे कंप्लीट हो चुका है, एंड या हम डेफिनेटली डीबीएमएस का लास्ट यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे, एंड सीएनएस को भी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइज। आई एम गिविंग यू लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट कि आप लोग नोट्स लें एंड उससे रिवाइज करें, एंड मुझे मौका दें, आपको मैं काफी ज्यादा इजी वे में जो है नोट्स प्रोवाइड करूँ, मास्टर सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। एंड एग्जाम के पहले दिन का जो मतलब लास्ट डे का जो रिवीजन होता है वो आपके साथ बैठ के करूँ, तो बहुत ज्यादा इजीली आपका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन गेट द टेलीग्राम चैनल एज सून एज पॉसिबल in your telegram। I hope you will take that। okay, तो चलिए that's all for the day, and yeah, your syllabus of TOC is also complete। if you have any doubt you can just put in the comment sections and I'll try to solve it as soon as possible भाई। चलिए that's all for the day। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।